हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.4 के सारे सवाल कर लिए थे और हमारे जो दो चर वाले रेखिक समीकरण है उनको हल करने की जो चार मेथड है उनमें से तीन मेथड हमारे कंप्लीट हो गए थे। कौन कौन से? आलेख विधि कंप्लीट हो गई थी, प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हो गई थी और विलोपन विधि कंप्लीट हो गई थी। तो जिनको ये विधियां अगर नहीं आ रही है तो वो पहले क्या करें, हमारे पुराने सारे वीडियो देख ले और ये तीनों मेथड कंप्लीट होने के बाद हमको 3.5 में आना है। अब जो हमारे एक मेथड बाकी रहा वो कौन सा है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो ये जो प्रश्नावली है कौन सी? 3.5, उसके सारे सवाल हमको ज्यादातर किस विधि से करने हैं? वज्र गुणन विधि से, ताकि ये जो चौथी और अंतिम विधि है ये भी हमारे क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और हमने ये कहा था कि अगर इस प्रश्नावली में ये जो चार मेथड है, दो चर वाले रेखिक समीकरणों को हल करने के जो चार मेथड है, अगर ये चारों मेथड आपको आ जाते हैं तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि हमारी प्रश्नावली 3.5 या पूरी तीसरी प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे वज्र गुणन विधि पर, उसके बाद इन सवालों पर आएंगे। तो वज्र गुणन विधि बेसिकली एक फॉर्मूले से चलती है, एक सूत्र है। तो अगर आप चाहो तो उस सूत्र को याद करो और अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो सूत्र कैसे आता है सीख जाओगे। अगर इस मेथड पे थोड़ा सा इस सूत्र को कैसे बनाना हमको, इसको आप ध्यान से देख लोगे तो सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बनाने में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो तो याद कर लेना, जैसा आपको उचित लगे। या तो आपको याद करना है या इस सूत्र को बनाना सीखना है। तो पहले हम इसका जो आइडियल फॉर्म है यानी मानक रूप उसको लिख दें। तो दो चर वाले समीकरण में दो समीकरण होते हैं। पहला जो होता है उसको ax कहते हैं, यानी पहले चर के साथ जो गुणांक है वो a और इसको अपन 1 देते हैं, प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। यानी ये आपका पहले चर का गुणांक, ये दूसरे चर का गुणांक और ये तीसरा चर, इनको हम a1 b1 और c1 मानते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण होता है उसमें होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण होते हैं जो इन a2 b2 c2 या a1 b1 c1 इनकी जगह सामान्यतया समीकरणों में क्या होती है? संख्याएं होती है जो हम बाद में इनके मान की जगह रख लेंगे। लेकिन एक बार हम इस मानक रूप से क्या बनाएंगे? सूत्र बनाएंगे। तो वज्र गुणन विधि के लिए जो आपको सूत्र बनाना है उसके लिए सबसे पहले क्या करो, ऐसे तीन लाइनें खींच दो। ठीक है, उनके बीच में क्या लगा दो? बराबर लगा दो। ऊपर लिख दो x, यहां लिख दो y, दोनों चर हो गए। यहां कौन सा चर बचा? कुछ नहीं बचा, तो यहां लिख दो 1। क्या करना है? तीन लाइन खींचनी है। ठीक है, उनके बीच में बराबर लगाना है। पहले पे पहला चर, दूसरे के ऊपर दूसरा चर और तीसरे के ऊपर तीसरा चर। अब क्या करना है, जो देखो हमको इस विधि का नाम क्या है? वज्र गुणा, यानी क्रॉस गुणे करने। क्रॉस गुणे किसके करने? इनके नीचे जो अपन हर लिखेंगे वो इनके गुणांकों के वज्र गुणे से आएंगे। करना क्या, यहां ध्यान देना कि जिस चर के नीचे तुम हर लिख रहे हो उस वाले दोनों पदों को छोड़ दो। यानी यहां x के नीचे हर लिखना है, x के नीचे अगर हर लिखना है तो x वाले दोनों पदों को एक बार छोड़ दो कि भाई इनको हमको नहीं देखना है। तो इनको अगर छोड़ दिए, x वाले दोनों ही हमने छोड़ दिए, तो कितने पद बचे? 1 2 3 4। तो ये चतुर्भुज जैसा बच गया, इसका क्रॉस गुणा करना है। ठीक है, तो कौन से ये चारों हैं, इन चारों गुणांकों का आपस में क्रॉस गुणा करके एक में से दूसरा घटाना है। अब यहां शुरू कहां से करना है ये ध्यान रख लो कि पहले के यहां नीचे जब लिख रहे हो तो शुरू करना है राइट हैंड साइड के टॉप से। इससे तो कोई लेना देना नहीं हमारे, ये तो भूल जाओ कि है ही नहीं। अब बच्चे ये 4, इसके टॉप से गुणा करना है। टॉप क्या है? b1। ये गुणा क्या? b1, इसका गुणा करना है c2 से, यानी b1 इंटू c2।
इसका गुणा इससे कर दिया और इसका इधर से गुणा कर लो वापस, इसका इससे और इसमें से घटा दो। तो B2 का गुणा किससे कर दो? C1 से। B2 का गुणा हो गया C1 से और इसमें से इसको घटा दिया। समझ में आ गया होगा? एक बार और सुन लो। ऊपर जो चर है उस चर वाले पद को छोड़ दो दोनों, यानी ऊपर x था, x वाले दोनों पद छोड़ दिए, बचे कितने पद? 4। इसमें इस कोने से शुरू करना है, इस कोने वाले का इस कोने वाले से गुणा करो। B1 का गुणा हुआ C2 से, B1 इंटू C2 माइनस लगा दो और इसका B2 का गुणा C1 से कर दो, तो B2 इंटू C1। ये हो गया आपका पहले चर के नीचे जो हर लिखना था उसका मान। अब दूसरा क्या है? y। दूसरा चर है y, तो ये y वाले दोनों छोड़ दो। अब बचे कितने? 1 2 3 4। सेम पहले जैसे 1 2 3 4 थे वैसे अब ये 1 2 3 4 बच गए, लेकिन इस बार पहले गुणा इनका करना है। किसका? A2 इंटू C1, A2 C1 माइनस अब इन दोनों का C2 और A1, यानी A1 इंटू C2। इन दोनों का हो गया। अब तीसरे में एक या कोई चर नहीं है, तो ये जो स्थिर पद है इनको छोड़ दो। अब ये 4 बच गए, इनमें यहां से गुणा करना A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस इधर से इधर B1 इंटू A2 इंटू B1, इन दोनों का गुणा कर दिया। तो ऐसे क्रॉस गुणे करने और एक में से दूसरे को घटाना। तो ये हमारा सूत्र बन गया वज्र गुणन विधि से समीकरणों के हल निकालने का। अगर ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन बार बार करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा, और अगर आप समझना नहीं चाहते हो तो इसको एज इट इज याद कर लो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये हम बार बार जब इन सवालों को हल करेंगे तो इस सूत्र की मदद से हल करेंगे। इस सूत्र से हल करने से x और y के मान निकल जाएंगे, और x और y के मान निकलने का मतलब होता है कि हमारे समीकरण हल हो गए। तो एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं। इस सूत्र को आप चाहो तो लिख लेना और अच्छी तरह याद कर लेना, और अगर याद नहीं करना चाहते हो तो इसको बनाना सीख लेना। सवाल लेते हैं। पहला सवाल, अब इनमें करना क्या देखो। निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमको पहले ये ज्ञात करना है कि ये जो समीकरण युग्म दे रखे हैं ना 4, इनमें से किसका तो कोई हल नहीं आ रहा है, किसके अनेक हल आ रहे हैं और किसका अद्वितीय हल आ रहा है। यानी कि हमको इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी की, इसके जो हल आएंगे या मूल आएंगे वो किस प्रकार के होंगे, अनेक होंगे, एक ही हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि हलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक बार हम ज्ञात करेंगे। अगर डिटेल में सीखना है तो पहले जब पुराना वीडियो जो है मूलों की प्रकृति संबंधी उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। और हम जब प्रकृति ज्ञात करेंगे और मूलों की प्रकृति क्या है, अद्वितीय हल आती है, यानी कि एक ही x का मान और एक ही y का मान अगर आता है तो ऐसी स्थिति में हमको वज्र गुणन विधि से, जो अभी हमने डिस्कस की, उसी विधि से क्या करना है, इनका हल भी करना है। तो लेते हैं सवाल 1। पहला सवाल है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इन सवालों को हल करने से पहले इनको जो इनका मानक रूप है, यानी इधर 0 रखना है और बाकी सभी को इधर लाना है, इस मानक रूप में जरूर लिख लेना। अब हमको प्रकृति ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इनके सारे गुणांक लिखने पड़ेंगे। तो गुणांक लिखते हैं a1 का मान, यानी पहले चर के साथ जो गुणा हो रहा कितना, 1, तो a1 हो गया 1, b1 हो गया -3 और c1 हो गया -3। a1 यानी 1, b1 जो दूसरे चर का गुणांक है, c1 यानी जो स्थिरांक है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से निकाल दो, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। ये b2 और ये c2। तो 6 हमने दोनों समीकरण के 3 गुणांक, यानी 6 गुणांक हमने निकाल लिए।
अब क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे A1 बटा A2 का। ये चीजें किसी को नहीं समझ में आ रही है तो पहले अच्छी तरह से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीख जाए, उसी में ये डिटेल चीज मिलेगी। तो A1 बटा A2, A1 कितना है 1, बटा में A2 कितना है 3, यानी कि A1 बटा A2 का मान कितना आया 1 बटा 3। अब हम निकालेंगे B1 बटा B2 का मान, तो B1 कितना है -3, B2 कितना है -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटा तो 1 बटा 3, यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों ही 1 बटा 3 आए, तो दोनों बराबर हो गए। तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर आ गए। जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं, अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हल कैसे होते हैं, अद्वितीय। A1 बटा A2 का मान जो 1 बटा 3 आया और B1 बटा B2 का मान 1 बटा 3 आया, दोनों बराबर आ गए। अगर ये बराबर नहीं आते तो अद्वितीय हल होते, यानी x का एक मान आता और y का भी एक मान आता, तो हम आगे करते। लेकिन 1 बटा 3 और 1 बटा 3 बराबर आ गया, तो हम C1 बटा C2 भी देखेंगे। C1 बटा C2 का मान कितना आ रहा है, तो C1 कितना है -3, C2 कितना है -2, माइनस से माइनस कट के 3 बटा 2, यानी क्या आया हमारा A1 बटा A2 और B1 बटा B2, इन दोनों का मान तो 1 बटा 3 आया, यानी दोनों बराबर आए। लेकिन तीसरा जो अनुपात है यानी C1 बटा C2, ये अलग आया, यानी बराबर नहीं है। A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 इसके बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। फिक्स कंडीशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। और जब समीकरणों का कोई हल नहीं है, ये तीन स्थितियां, एक तो अद्वितीय हल हो सकता है, या कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल, तीन स्थितियां आ सकती है। या तो अद्वितीय हल यानी x का मान 1 और y का मान भी 1, या कोई हल नहीं मतलब x का भी कोई मान नहीं और y का भी कोई मान नहीं, या x के भी अनेक मान और y के भी अनेक मान। तो यहां क्या स्थिति आ रही है, कोई हल नहीं, मतलब ऐसा कोई x का मान नहीं है और ऐसा कोई y का मान नहीं है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें आगे नहीं करना, क्योंकि यहां लिखा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, यानी कि अगर अद्वितीय हल आता है तो ही हमको आगे हल करना है। तो ये यहीं पर समाप्त हो गया, इसको आगे हल नहीं करना है। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 2। दो एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, इनको मानक रूप में लिख दो, पहले इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये 5 जो प्लस के थे इधर आके माइनस हो गए, और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें से अपन a1 बराबर 2 इसे लिख देंगे, तो लिखते हैं a1 बराबर कितना हो गया 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5, और इसी तरह a2 लिखेंगे, ये यहीं से लिखना है, ये आ गया 2, ये आपका 1 और ये आ गया -5। अब लिखते हैं a2 बराबर 3, b2 बराबर ये 2 और c2 बराबर -8। सेम प्रोसेस दोहराएंगे, a1 बटा a2 का मान निकालेंगे और b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। तो a1 बटा a2 बराबर कितना आया 2 बटा 3, a1 का मान ये 2, a2 का मान ये 3, तो a1 बटा a2 2 बटा 3। अब b1 बटा b2 का मान निकालते हैं, तो ये कितना आ रहा 1 बटा 2, b1 1 b2 2। तो a1 बटा a2 का मान कितना है
2/3, ठीक है। और B1/B2 का मान कितना है 1/2, यानी बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं होते तो हमने पढ़ा है कि जब ये A1/A2 और B1/B2 अगर बराबर नहीं है तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। और यही हमको ये पता चल गया कि इसके अद्वितीय हल आएंगे, यानी x का एक मान आएगा और y का भी एक मान आएगा। तो यहां हम लिख देंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः समीकरण या समीकरणों के अद्वितीय हल उपस्थित है। तो हमको यहां ये तो पता चल गया क्या कि इन समीकरणों के अद्वितीय हल आएंगे, यानी इसमें x का भी एक मान है और y का भी एक ऐसा मान है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। तो अब अगर एक एक मान अगर है तो हमको वो मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। यहां समीकरण लिख देते हैं एक बार वापस समझने के लिए। 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। अब हमको क्या करना है, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला एक बार वापस हम बनाने का प्रयास करते हैं। इनको इधर लाओ तो ठीक, नहीं तो हमने A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के मान तो निकाल ही रखे, केवल फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होगा, x फिर एक लाइन खींचेंगे बराबर y, फिर एक लाइन खींचनी है बराबर 1 लिख करके फिर एक लाइन खींचनी। अब बटा में क्या लिखना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। तो ये क्या है हमारा, यहाँ ध्यान देना है, यहां से दे दो। तो ये दोनों हम छोड़ देंगे। x में x के गुणांक है A1 और A2, A1 और A2 x के गुणांक, ये चारों गुणांक लेने और लिखना क्या है, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। देख लो यहां भी समझ लो, ये जो 6 गुणांक होते हैं ये पहले 2 x के होते हैं, दूसरे 2 ये y के गुणांक होते हैं और तीसरे स्थिरांक होते हैं। तो जब x के नीचे जो लिखने हैं तो इन x वालों को तो छोड़ दो, बचे ये 4, इनका ऐसे गुणा करो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। आगे पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये इंटू ये लो या ये इंटू ये लो, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारे x। अब किसके नीचे लिखना है, y के नीचे। तो y के नीचे y के गुणांक क्या होते हैं, B1 और B2, इनको छोड़ दो, ये बचे 1 2 3 4, इनका ऐसे गुणा करो। पिछली बार हमने इस कोने से शुरू किया था, इस बार इस कोने से शुरू करना। तो C1 A2 माइनस इधर से लिख दो C2A1, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, तो ये दोनों स्थिरांक छोड़ दो, यहां से गुणा करो A1 B2 माइनस B1 A2। इनमें देखना ये चीजें आगे पीछे हो सकती है, जैसे भी आप याद करोगे, क्योंकि गुणे में आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं C2 B1 होगा, कहीं B1 C2 होगा। लेकिन अगर याद कर लो तो आपकी सहूलियत है, या समझ लो तो आपकी सहूलियत है, जैसा आपको उचित लगे, या तो इसको रट लेना है या इसको समझ लेना, दोनों में से एक काम। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो इनमें चाहो तो ऐसे कोष्टक लगा दो तो सहूलियत रहेगी, क्योंकि चिन्ह अलग अलग आएंगे, माइनस भी आएंगे प्लस भी आएंगे, तो कोष्टक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। x हो गया, x B1 C2, B1 ये कितना है 1 इंटू C2 कितना है -8, 1 इंटू -8, ये तो कोष्टक में लिख दिया। ये बीच में जो फॉर्मूले में माइनस है उसको लगा दो। B2 C1, B2 कितना है 2, C1 कितना है -5, ये हो गया B2 C1, ये हो गया x के नीचे। अब हम y के नीचे के मान लिखेंगे, C1 A2, C1 ये रहा -5 इंटू A2 3, ठीक है। C2 A1 -8 इंटू 2,
-8 इंटू 2, और अब लिखेंगे A1 B2, A1 B2 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस B1 A2, B1 A2 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। अब इनको हल कर लो, पहले गुणे कर लो सब। तो x बटा ये कितना हो गया, -8 इंटू 1 -8, और ये हो गए -5 इंटू 2 -10, -10 कोष्टक खुला तो +10 बराबर y बटा ये हो गए -15 और -16 कोष्टक खुला तो +16 हो गए। 1 बटा 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 3, इनको और जोड़ कर लो तो x बटा ये कितने आ गए 2 प्लस के 10 माइनस के 8 प्लस के 2 हो गए। ये हो गया y बराबर प्लस के 16 माइनस के 15 तो 1 बराबर ये 1 4 माइनस 3 1 बटा 1। ये हो गया हमारे यहां तक। अब हमको क्या करना है, इससे x और y के मान निकालने। तो क्या करो कि एक ये तीन चीजें बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है, तो किसी भी दो को लिख सकते हो। तो जब x का मान ज्ञात करे तो y वाले पद को छोड़ दो, जब y ज्ञात करे तो x वाला छोड़ दो। यानी इसको ऐसे लिख दो कि x बटा 2 बराबर 1 बटा 1। क्या किया हमने, इसको छोड़ दिया, और यहां इसको छोड़ दो। y बटा 1 भी किसके बराबर है, 1 बटा 1। ये क्रॉस गुणा कर लो तो कितना जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारे जो दोनों x और y जो चर राशियां हैं उनके मान प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये कौन सा सवाल हो गया, सवाल नंबर 2। तो मेन इसमें जो नई चीज सीखनी है वो ये है, चाहो तो इसको निकालना सीख लो, चाहो इसको याद कर लो, और अगर ये भी नहीं है ना, आप सीधे यहां लिख देते हो तो भी चलेगा कि इसमें कैसे गुणे करने, ये अगर समझ में आ जाए, A1 B1 A2 B2 इनके चक्कर में नहीं पड़ो और सीधे संख्याओं के गुणे कर लो आपस में, और ये स्टेप अगर डायरेक्ट निकाल लेते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तीन एक्स माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। इनको इधर ले आओ और मानक रूप में लिख दो। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ये प्लस के 20 इधर आके माइनस 20 हो गए, और ये प्लस के 40 इधर आकर माइनस 40 हो गए। इनके मान निकाल लो गुणांकों के। A1 बराबर 3, B1 बराबर -5 और C1 बराबर -20। इसी तरह A2 बराबर 6, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -40। ये 6 गुणांक हमने निकाल लिए। अब इनके मान निकालेंगे किसके, A1 बटा A2 का मान कितना है, 3 बटा 6 कट के कितना आ गया, 1 बटा 2। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब B1 बटा B2 का मान निकालेंगे, -5 बटा -10, -5 बटा -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये दोनों बराबर आ गए, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों का मान 1 बटा 2 आया। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तीसरा भी चेक करते हैं। तीसरा अनुपात क्या हमारा, C1 बटा C2। C1 बटा C2 कितना है, -20 बटा -40, माइनस से माइनस कट गया, 20 से कटा, 1 बटा 2। यानी तीनों बराबर आ गए।
कौन कौन तीनों? A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2। और जब ये तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, जब तीनों ही बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इन दो समीकरण जो तीसरे सवाल में दे रखे हैं, ये युग्म, इसके अनेक हल आएंगे, यानी x के भी खूब सारे मान और y के भी खूब सारे मान होंगे जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देंगे। और इनको हमको हल नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे कि समीकरणों के, अतः समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल है तो हमको हल नहीं करना। हल कब करना है? जब अद्वितीय हल हो, उसी स्थिति में हल करना। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो जब अद्वितीय हल आएंगे तभी हमको हल करने, इसके अनेक हल है इसलिए इस समीकरण को आगे हल नहीं करना है। तो तीसरे में काम हमको यहीं तक करना है। अब लेते हैं सवाल नंबर 4। चार क्या है? x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ये पहले से ही हमारे मानक रूप में बराबर में, इधर 0 है पहला चर, उसके बाद दूसरा चर, फिर स्थिरांक, तो पहले मानक रूप में। तो सीधा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर कितना है? 1। B1 बराबर कितना है? -3। C1 कितना है? -7। A2 कितना है? 3। B2 कितना है? -3 और C2 कितना है? -15। ये सारे 6 ही गुणांक हमारे पास आ गए। अब हम इन अनुपातों की वैल्यू निकालते हैं। A1 बटा A2 कितना आ रहा है? 1/3। B1 बटा B2 ये आ गया, एक A1 का मान 1 और A2 का मान 3। B1 का मान -3, B2 का मान भी -3, -3 कट के 1 आ गया। तो A1 बटा A2 तो आया 1/3 और B1 बटा B2 आया 1। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। और जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं हो, ऐसी स्थिति में कौन से हल होते हैं? अद्वितीय हल। तो क्या लिखेंगे यहां कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, अतः समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब यह होता है कि एक ही हल आएगा, x का भी एक मान आएगा और y का भी एक मान आएगा। और जब अद्वितीय हल आए तो हमको उसको वज्र गुणन विधि से आगे हल करना है। तो इसको भी वज्र गुणन विधि से आगे हल करेंगे। तो सवाल लिख देते हैं वापस एक बार। समीकरण x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। वही विधि है, वापस देखना कैसे लिखना है। यहाँ x, इसके नीचे लाइन खींच दो, बराबर y के नीचे लाइन खींच दो, 1 लिखकर 1 के नीचे लाइन खींच दो। x के नीचे जब संख्याएं लिखनी है तो x वाले दोनों पद या x वाले ये दोनों जो गुणांक है इनको छोड़ दो, बचे ये 4 B1 C2 माइनस B2 C1। ये इसका इससे वज्र गुणा, इसका नाम ही वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब क्रॉस गुणा करना। B1 C2 B2 C1, ये एक पहले में से दूसरे को घटा दिया। अब y ये छोड़ दो, C1 या इधर से गुणा करो तो A2 C1, तो A2 C1 माइनस A1 C2।
अब एक के नीचे लिख रहे हैं यानी स्थिरांक, तो स्थिरांक के जो गुणांक थे उनको यहीं छोड़ दो, ये ले लो a1 b2 माइनस a2 b1। अगर ये समझ में आता है तो इसको देख लो जैसा समझ में आए। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और बताता हूं मैं। अब एक तरीका तो ये हो गया कि इनकी वैल्यू यहां से निकाल लो, b1 की वैल्यू ये रही -3, c2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहां लिख दो यहां से। दूसरा तरीका यहां से सीधे आ जाओ, ये वाला, इन दोनों को छोड़ दो x के नीचे, इसका गुणा इससे कर लो, -3 इंटू -15, और ये माइनस लिख दो। अब इसका गुणा कर लो, -3 इंटू -7। अब देख लो एक ही बात है, ये वैल्यू यहां से लिखो तो यहीं से आई है, -3 -15 -7। यहां से इनसे इनकी वैल्यू यहां से यहां लिख दो, या यहां से डायरेक्ट निकाल लो, जैसा आपके समझ में। y के नीचे लिख रहे हैं तो a2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू c1 की वैल्यू -7। अब a1 इंटू c2, a1 1, c2 -15, तो 1 इंटू -15, a1 b2 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, और a2 b1 3 इंटू -3। अब देखो इनकी वैल्यू इसमें लिखिए, या यूं समझ लो कि हमने यहां से डायरेक्ट वैल्यू भी इसमें लिख सकते हो, अगर एक बार ये बात समझ में आ गई कि कहां से गुणांक हमको लेने हैं। कैलकुलेट कर लो, x बटा ये कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस, 15 45, और माइनस माइनस प्लस 7 21, बार माइनस है जो यहां लग गया, बराबर y बटा प्लस माइनस -7 21, और 15 इंटू 1 15, माइनस के 15, बाहर के माइनस से गुणा हुआ तो प्लस के 15, 1 -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू प्लस के 3 -9, माइनस के 9 जब कोष्टक खुलेगा तो इस माइनस से गुणा होकर प्लस के 9 हो गया। ये हो गया x बटा 45 में से गए 21, कितने बचे, 24। y बटा माइनस के 21 प्लस के 15 यानी माइनस के 6, और ये हो गया 1 बटा प्लस के 9 माइनस के 3 यानी प्लस के 6। ये तीनों पद आ गए। अब एक बार तो y वाले को छोड़ के बाकी दोनों लिख दो, एक बार x वाले को छोड़ के बाकी दोनों लिख दो, तो दोनों उत्तर आ जाएंगे। यानी x बटा 24, ये तीनों बराबर है, एक बार इसको मत लिखो तो बराबर 1 बटा 6, और एक बार यूं लिख दो, इसको छोड़ दो, तो y बटा -6 बराबर 1 बटा 6। अब ये 24 इधर जाएंगे तो x बराबर 24 बटा 6 यानी 4, x का मान कितना आ गया 4, और इसको इधर ले जाओ तो y बराबर -6 बटा 6 यानी -1, तो x का मान कितना आ गया हमारे, x बराबर आया 4, और y बराबर आ गया -1। तो आज हमने ये चारों सवाल हो गए। तो मेन जो चीज सीखी है वो वज्र गुणन विधि सीखी है। वज्र गुणन विधि से आज पहली बार हमने सवाल किए हैं, थोड़ी इस विधि की प्रैक्टिस कर लेना, इस पर और सवाल करेंगे तो ये लिखने आ जाएंगे, और नहीं तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, आगे के जो सवाल हैं उनको लेंगे। तब तक के लिए आप एक बार तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।